का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। कि चैप्टर का नाम सुनते ही दिमाग में आता है पदार्थ। पदार्थ आखिर है क्या? पदार्थ वह कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसका अपना द्रव्यमान होता है, वह वस्तु पदार्थ कहलाती है। अब पदार्थ किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है? पदार्थ कणों से मिलकर बना है। छोटे छोटे कण से मिलकर बना है जो दिखाई नहीं देते। पदार्थ के कणों के गुण, पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, यानी कि खाली स्पेस है। और यहाँ अगर हम इमेजिन करें बहुत सारी बॉल्स या बहुत सारे कंचे एक बॉक्स के अंदर, तो उन कंचों में आखिर में भी थोड़ा स्पेस कहीं ना कहीं रह जाता है। कण हमेशा गतिशील होते हैं, हमेशा गति में रहते हैं, कंपन करते हैं। कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में जो रिक्त स्थान है, उसके बेसिस पर पदार्थ के कणों की 3 अवस्थाएं हम यहाँ पर पढ़ते हैं: ठोस, द्रव और गैस। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठोस यानी कि सॉलिड, सॉलिड के अंदर रिक्त स्थान बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर होगा। लिक्विड यानी कि द्रव, द्रव में कण थोड़ी थोड़ी दूरी पर होते हैं। और गैस, गैस के बीच कणों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है। यहाँ अगर हम कंचों की बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि बहुत कम स्पेस है, द्रव में बहुत थोड़ा ज़्यादा है, और गैस के कणों के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस है। अब पदार्थ की अवस्थाएं, जैसा कि हम जानते भी हैं, अगर हम पानी का उदाहरण लें तो पानी की 3 अवस्थाएं हम प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ पर ठोस पदार्थ यानी कि बर्फ, पानी, द्रव और भाप यानी कि गैस की फॉर्म में हम प्राप्त कर सकते हैं। अब पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन संभव है, पर 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा: तापमान और दाब। सबसे पहले हम तापमान में बदलाव की बात करते हैं। तापमान में जब हम बदलाव करेंगे तो ठोस पहले द्रव में और फिर गैस में बदल जाएगा, और ये तब होगा जब हम तापमान बढ़ाएंगे। अगर हम तापमान घटाते हैं तो गैस द्रव में बदलेगी और द्रव ठोस में बदल जाएगा। पर साथ ही साथ यहाँ पर दाब का भी रोल रहेगा। दाब यानी कि प्रेशर, प्रेशर में बदलाव करके कैसे करेंगे? ठोस, द्रव, गैस, ठोस से द्रव में और द्रव से गैस में। ये तब पॉसिबल होगा जब हम दाब घटाएंगे। दाब घटाने से क्या होगा? जो कणों के बीच में आकर्षण है और जो रिक्त स्थान था वो बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे रिक्त स्थान बढ़ना शुरू हुआ वैसे वैसे क्या होगा? ठोस द्रव में बदलना शुरू होगा और द्रव गैस में बदलनी शुरू हो जाएगी। पर यहीं अगर हम इस दाब को बढ़ाना शुरू कर दें तो गैस के कण जो दूर दूर थे वो तापमान घटाने पर और दाब को बढ़ाने पर क्या होगा? पास पास आना शुरू हो जाएंगे। गैस द्रव में बदलेगी और द्रव ठोस में बदल जाएगा। तापमान में परिवर्तन के प्रभाव को आइए हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गलनांक की। गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, किसी ठोस का वह तापमान जिस पर ठोस द्रव में बदल जाता है, वह गलनांक बिंदु कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि अगर हम बर्फ का उदाहरण लें तो बर्फ जिस पॉइंट पर, जिस तापमान पर पानी में बदलना शुरू हो जाएगी वो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। और हम सभी को मालूम है कि बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ पर संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा के बारे में बात करेंगे। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को द्रव में बदलने में जितनी ऊर्जा लगेगी वह संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहलाएगी। इसके बाद आता है क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट यानी कि कोई भी लिक्विड या कोई भी द्रव जब गैसीय अवस्था में चेंज हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, तो वो टेम्परेचर का पॉइंट जहाँ पर लिक्विड से गैस बनना शुरू होगी जाएगा। अब यहाँ पर साथ साथ बात आती है
कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम द्रव को गैसों में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न आता है कि उबलता हुआ पानी और उसी तापमान की भाप किससे ज़्यादा जलेंगे? तो क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है भाप के पास, बॉइलिंग वाटर के पास नहीं है, किसके पास है? भाप के पास। तो इसलिए भाप हमें ज़्यादा जलाएगी बजाय कि उबलते हुए पानी के। अब हमने बात की मेल्टिंग पॉइंट की यानी कि गलनांक की, और बॉइलिंग पॉइंट की यानी कि क्वथनांक की। वहाँ पर ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं आपस में एक दूसरे में बदल रही थी। पर अब बात करेंगे ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन में क्या है, या ऊर्ध्वपातन जिसे हम कहेंगे, ठोस पदार्थ से सीधा गैस बनेगा। ठोस पदार्थ से यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनेगी, बीच में उसमें लिक्विड स्टेज नहीं आएगी, द्रव नहीं बनेगा। अब इसके लिए उदाहरण क्या लेते हैं? उदाहरण हमारे पास हमारी हर रोज़ की ज़िंदगी में कपूर है, नेफ्थलीन की बॉल्स हैं। नेफ्थलीन की बॉल्स जब हम गर्म कपड़ों में रखते हैं तो उसका कोई भी रेजिडुअल पदार्थ हमें नहीं प्राप्त होता और वो सीधा सीधा ख़त्म हो जाती है। अपनी कक्षा में हम अमोनियम क्लोराइड के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ हमने अमोनियम क्लोराइड को गर्म किया तो वो सीधा का सीधा गैस में चेंज हो जाता है। इसी तरह से निक्षेपण आएगा गैस से सीधा ठोस पदार्थ बनने के। अब यहाँ पर इस चित्र में अगर हम देखें तो पानी जब फ्रीज किया तो बर्फ बनी, और उसी पानी को अगर हम मेल्ट करेंगे, उसी बर्फ को अगर हम मेल्ट करेंगे तो पानी बन जाएगा। इसी तरह से बर्फ से सीधा क्लाउड्स में वेपर्स, और अगर वेपर्स को हमने फ्रीज कर दिया फिर से तो वो डिपोजिशन, और यहाँ पर पानी इवेपोरेट होकर गया यानी कि वाष्प की फॉर्म में गया, और अगर उन्हीं वाष्प को हमने कंडेंसेट कर दिया तो वो हमारा फिर से पानी बन गया। दाब परिवर्तन के प्रभाव, जैसे हमने तापमान में परिवर्तन किया तो क्या हुआ था? ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाएं आपस में चेंज हो गई। इसी तरह से जब हम यहाँ दाब यानी कि प्रेशर में चेंज करेंगे तो वो कणों के ऊपर प्रभाव डालेगा, और जब कणों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो उनकी अवस्था में भी परिवर्तन होगा। कैसे? तापमान घटने पर, तापमान जब हम घटा रहे हैं, यहाँ टेम्परेचर साथ साथ चलेगा कि तापमान घटाया और संपीड़ित किया यानी कि हमने उसके ऊपर दाब लगाया। और किसी भी चीज़ में यहाँ से देखेंगे जब हम दाब बढ़ा रहे हैं, प्रेशर उसके ऊपर जब हम बढ़ा रहे हैं तो ये जो कण दूर दूर थे वो क्या हुआ? पहले पास आए यानी कि गैस से द्रव और द्रव से ठोस बन गया। अब जैसे यहाँ अगर हम हैं, हमारे पास ठोस के कण हैं, आपस में क्या हैं? पास पास हैं, पर जैसे जैसे हमने उसके ऊपर प्रेशर कम किया तो ठोस से द्रव और द्रव से गैस बननी शुरू हो गई। अब यहाँ हम उदाहरण लेंगे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस है। उसके कणों को हमने क्या किया? तापमान कम करना शुरू किया और उसके ऊपर दाब बढ़ाना शुरू किया, तो वहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा? पहले लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड और वहाँ से ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त हो जाएगी। अब आते हैं वाष्पीकरण। वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ सतह पर, पानी की सतह पर मौजूद जो कण हैं पानी के, वो वातावरण से ऊष्मा लेंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे और वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे यानी कि भाप बन जाएंगे। आमतौर पर ये हम अपने जीवन में हर रोज़ देखते हैं। कैसे? मान लो एक बर्तन में पानी रखा हुआ है,
पानी का क्या होगा, धीरे धीरे उसमें पानी कम हो गया। आजकल गर्मी है, गर्मी के सीज़न में आप बर्तन में भरकर पानी बाहर रख दो, थोड़ी देर में वो पानी आपको मिलेगा ही नहीं। कहाँ गया पानी, वाष्पीकरण हो गया। इसी तरह से गीले कपड़े हम सुखा रहे हैं, गीले कपड़ों में जो पानी था वो कहाँ गया, वाष्पीकृत हो गया, और वाष्पीकृत होकर कहाँ गया, वातावरण में चला गया। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सतह का क्षेत्रफल, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। ये चारों के चारों प्रभावित करेंगे वाष्पीकरण को। कैसे, सबसे पहले सतह के क्षेत्रफल की बात करेंगे। सतह का क्षेत्रफल जितना कम होगा वाष्पीकरण उतना ही ज़्यादा होगा, पर सतह का क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा वाटर इवेपोरेशन भी उतना ही ज़्यादा होगा। अब इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, जहाँ पर एक बॉटल में पानी लेकर रखते हैं और एक चौड़े मुंह के बर्तन में पानी लेकर रखते हैं, और वहाँ से हम ये देख सकते हैं कि बॉटल के अंदर कम से कम पानी इवेपोरेट हुआ यानी कि वाष्पीकृत हुआ, और चौड़े बर्तन के अंदर जितना पानी था वो सारा का सारा वाष्पीकृत हो गया। दूसरी बात आती है तापमान। जितना कम तापमान होगा उतना कम वाष्पीकृत होगा, और जितना ज़्यादा तापमान होगा उतना ही ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। अब यहाँ पर उदाहरण के लिए सर्दियाँ, या सर्दियों में जब हम कपड़े सुखाते हैं या कोई भी गीली चीज़, उसको सूखने में बहुत अधिक टाइम लगता है, जबकि गर्मी में वही चीज़ थोड़े से समय में सूख जाती है। तीसरी चीज़ आर्द्रता। आर्द्रता को मापने के लिए हम आजकल के मौसम के बारे में बात करेंगे। बारिश है, और बारिश में कोई भी चीज़ को सूखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि पानी की मात्रा वाष्प की फॉर्म में बहुत ज़्यादा है हमारे वातावरण में, और जितनी ज़्यादा आर्द्रता होगी उतना ही कम वाष्पीकरण होगा, और जितनी कम आर्द्रता होगी उतना ही वाष्पीकरण अधिक होगा। वायु की गति। वायु की गति जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा ऊपर से क्या होगा, पानी हट जाएगा। सतह से क्या होगा, पानी हट जाएगा और वाष्पीकृत हो जाएगा, और कहाँ गया, हमारे वातावरण में। और यही चीज़ मदद करेगी किस चीज़ में, बारिश होने में। जितना ज़्यादा वाष्पीकरण उतनी ही ज़्यादा बारिश की संभावना बढ़ जाएगी। अब इसके बाद वाष्पीकरण, एक प्रश्न हमारे दिमाग में उठता है कि पेड़ों के नीचे अधिक ठंडक क्यों है बजाय नॉर्मल जगह के। अगर हम किसी भी पेड़ के नीचे जाकर देखें तो वहाँ पर क्या है, बहुत ज़्यादा ठंडक है, पसीना आया हुआ है। पसीना अगर आया हुआ है और हम पंखे के नीचे चले जाते हैं तो क्या होगा, हमें ठंडक महसूस होगी। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पसीना था वो हवा की गति की वजह से वाष्पीकृत हो गया, और उसके वाष्पीकृत होने से शरीर की सतह की जो ऊष्मा थी वो कम हुई और हमें ठंडक महसूस होनी शुरू हो गई। अब हम यहाँ एक टॉपिक पे बात करेंगे, तापमान। तापमान अब तक हमने पढ़ा है कि हम सेल्सियस में मापते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आएगी केल्विन। केल्विन में जब तापमान को मापा जाता है तो 273 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस। अब सेल्सियस से केल्विन में बदलने में और केल्विन से सेल्सियस में बदलना बहुत आसान है। कैसे, जब हम मान लो हमारे पास तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस, और 37 डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में बदलना है, तो हम यहाँ सिंपली उसको 273 के साथ जमा करेंगे, और जो हमारे पास तापमान आया वो यहाँ पर 310 केल्विन में आ गया, उसके आगे केल्विन लिखेंगे।
पर इसी तरह से अगर हमारे पास 310 केल्विन था तो 310 केल्विन को हमने सेल्सियस में बदलना है, तो उसमें से हम 273 को घटाएंगे और हमारे पास सीधा 37 डिग्री सेल्सियस तापमान आ जाएगा। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि बार बार मोस्टली हर एक पेपर में पूछा जाता है, वाष्पीकरण से संबंधित है कि क्यों पानी जो है वो ठंडा हो जाता है घड़े में, गर्मियों में ठंडा होता है। क्यों होता है? क्योंकि घड़े के अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, जो पानी वहाँ पर जाएगा वो वाष्पीकृत हो जाएगा, ऊष्मा कम हुई और पानी ठंडा हो गया। इसी तरह से हमने अपनी हथेली पर एसीटोन को रखा, एसीटोन क्या हुआ? सीधा सीधा उड़ गया और साथ में ऊष्मा की हानि हुई, तो हमारे हाथ पे हमें ठंडक महसूस होगी। तो ठीक है छात्रों, आज का पाठ यहीं तक।